तो ड्रामा के इस पार्ट के स्टार्टिंग में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि गोयन की ग्रैंडमदर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और ये सिर्फ और सिर्फ रोज की बदौलत हुआ था। जैसे ही वो उसके दवा खाने के बाद चलने लगती है तो सब यहाँ पर काफी उसका बड़ाई करने लगते हैं कि रोज ने तो जादू ही कर दिया, जो कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स उसकी ग्रैंडमदर को ठीक नहीं कर पाए, वो उस गर्ल ने कर दिया। सब उसकी बड़ाई कर रहे थे एक्सेप्ट फो की मॉम। उसे तो जेलसी हो रहा था। इनफैक्ट वहाँ के डॉक्टर भी घुटने के बल होकर के रोज से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने लगते हैं कि उन्हें रोज के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। रोज एक्चुअल में बहुत ही टैलेंटेड है और उसने तो उन्हें बिल्कुल ही अचंभित कर दिया किस तरीके से उसने जब ट्रीटमेंट यहाँ पर किया ग्रैंडमदर का। तो सब जब उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं तब उसे काफ़ी ही ज़्यादा वाला जेलस होने लगता है। और यहाँ पर उसके फादर थे, वो रोज़ को कहने लगते हैं कि सब कुछ बहुत ही सही है। अब यहाँ पर रोज़ इतनी अच्छी तरीके से ग्रैंडमदर को ठीक कर चुकी है और वो उसे फाइनली अपने घर का बहू बनाने के लिए भी रेडी हो गए थे। यहाँ पर वो लोग शादी-वादी का बात कर रहे होते हैं, उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तो पता ही था कि मेरी बेटी इतनी टैलेंटेड है। रोज़ कहती है, ओह डैड, इसलिए आप आते ही मुझे थप्पड़ मारने के लिए अटैक कर दिए थे, है ना? दूसरों की बातों को सुन कर के अब यहाँ पर जो रोज़ के डैड थे वो जीजी और उसकी मॉम पर गुस्सा करने लगती है कि उन लोगों के चक्कर में वो तो अभी रोज़ को थप्पड़ ही मार देते। अब उनमें उन्हें रोज़ में अपना फ़ायदा दिख रहा था ना कि इस तरीके से जो रोज़ है, वो तो उन्हें अमीर बनाने वाली है। दैट्स व्हाई वो अब रोज़ का कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे होते हैं। ग्रैंडमदर कहती है, अच्छा छोड़ो जाने दो, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे डैड ही हैं। वो रोज़ को अपने घर की बहू एक्सेप्ट कर लेती है, ये कहते हुए कि तुम कितनी अच्छी हो, मैं तो बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जो कि तुम्हारी जैसी बहू हमें मिलने वाली है। तभी वहाँ पर गोयन भागते-भागते आता है ये जान कर के कि ग्रैंडमदर की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन जब वो यहाँ पर देखता है कि अब वो चल पा रही हैं और रोज़ इस तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट की है ग्रैंडमदर के थ्रू उसे पता चलता है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जानता था कि रोज़ टैलेंटेड है लेकिन एक्चुअल में वो इतना टैलेंटेड है, ये बात तो गोयन को भी नहीं पता था। वो तो पहले ही रोज़ से इतना प्यार कर रहा होता है और अब जब देखता है कि रोज़ एक्चुअल में इतनी टैलेंटेड है तो वो और खुश हो जाता है। वो मन ही मन ठान लेता है कि रोज़ केवल और केवल उसी की वाइफ़ बनने वाली है और किसी की नहीं। रोज़ को डर था कि कहीं गोयन कुछ ऐसी-वैसी हरकत ना कर दे जिससे कि उसकी फैमिली वालों को पता चल जाए कि गोयन और रोज़ के बीच में क्या चल रहा है। वो इस बात को टालने का कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडमदर कहते हैं अब आप लोग आए ही हो तो चलिए साथ में हम लोग लंच करने जाते हैं। वो लोग जब साथ में लंच करने के लिए जाते हैं तो गोयन रोज़ के बगल में बैठा था और वो उसके पैर पर अपने हाथ घुमा रहा होता है। बेचारी रोज़ जैसे-तैसे करके खुद के इमोशंस को कंट्रोल किए हुई थी। यहाँ पर सब काफ़ी खुश थे। जो फू की ग्रैंडमदर थी वो रोज़ का केयर कर रही होती है और उसे अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने के लिए बोल रही होती है ताकि वो जल्दी उन्हें पोता दे सके। वो उन्हें कहती है कि जैसे ही उनका पोता फू बिज़नेस ट्रिप से लौट कर के आएगा तो वो उसकी रोज़ का एंगेजमेंट और शादी कराने का बात करेगी। लेकिन यहाँ पर जो गोयन था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था और वो इस चीज़ को टालने का कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर इतना अजीब कैसे होते जा रहा है? अगर तुम्हें भी शादी करने का मन है तो तुम भी यहाँ पर कोई अच्छी सी लड़की देख कर के शादी कर लो। इस बात पर जीजी गोयन से पूछ रही होती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, तो वो मजाक में बोल देता है कि मुझे तो रोज़ की जैसी ही लड़की चाहिए शादी करने के लिए। अब रोज़ का हालत ख़राब होने लगता है कि उसकी फैमिली क्या ही सोचेगी और वो इस तरीके से ओवर रिएक्ट कर जाती है जब गोयन उसके पैर छू रहा होता है तो। और उसके चॉपस्टिक जो थे वो नीचे गिर जाते हैं। जीजी यहाँ पर कहने लगती है कि कैसे इलिटरेट की तरह बिहेव कर रही हो, तुम इतने बड़े लोगों के साथ बैठ कर के लंच कर रही हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि कैसे बिहेव करते हैं। वो रोज़ पर यहाँ पर गुस्सा कर रही थी और नीचे झुक करके उसका चॉपस्टिक उठाने का कोशिश कर रही होती है, तो गोयन गुस्से में आकर के चॉपस्टिक उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, तुम्हें कौन-सा तरीका पता है? जो चीज़ नीचे गिर गया उसे नीचे ही रहने दो, उठाने की क्या ज़रूरत है? अब यहाँ पर वो जानबूझ करके उसको ऐसे इंसल्ट कर रहा था ताकि उसका रोज़ का अफ़ेयर यहाँ पर सामने ना आ जाए। जीजी की मॉम जैसे-तैसे सिचुएशन को हैंडल आउट करने का कोशिश कर रही होती है ताकि गोयन का गुस्सा यहाँ ज़्यादा ना भड़के। गोयन यहाँ पे रोज़ का बड़ाई करते हुए कहता है कि भले ही वो एक कंट्री साइड में पली-बड़ी है, लेकिन वो एक्चुअल में देखो तो कितनी टैलेंटेड है। उसने ग्रैंडमदर की बीमारी यूँ चुटकियों में ठीक कर दी। अब
उसकी स्टेप मदर कहती है, "तो क्या हो गया? वो उसकी फैमिली है, अगर वो लोग उसे थोड़ा-सा डाँट भी लगा रहे हैं, तो तुम्हें उससे क्यों ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है?" गोयन इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता है। वो भले ये थोड़ी कह सकता था सबके सामने फ़िलहाल कि वो रोज़ से प्यार करता है। पहले उसका काम था रोज़ को खुद से प्यार कराना। अब आगे रोज़ को उससे प्यार होगा या नहीं, वो तो हम आगे ही देखेंगे। खाना-पीना इनका चल रहा होता है। खाना-वाना खाने के बाद सब वहाँ से निकल रहे होते हैं। ग्रैंडमदर भी रोज़ को घर पर आराम करने के लिए बोलती है। रोज़ को फ़िलहाल अपने घर जाना था, तो वो उसके पेरेंट तो निकल जाते हैं। रोज़ को गोयन कहता है कि मैं छोड़ दूँगा। ग्रैंडमदर उन दोनों को समझा रही होती है कि तुम्हें गोयन की बात का बुरा नहीं मानना है। भले ही वो इस तरीके से मुँह पर सबको इतना हार्डली जवाब देता है, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। रोज़ कहती है, नहीं-नहीं मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगता। अब ये मेरे होने वाले हस्बैंड का भाई है, तो मैं भला इसकी बातों का कैसे ही बुरा मान सकती हूँ। वो ग्रैंडमदर के हाँ में हाँ मिला रही होती है। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते तो गोयन रोज़ को रोक लेता है और कहता है उसे किस करते हुए कि तुम सिर्फ़ मेरी हो, मैं तुम्हें अपने भाई से कभी एंगेज नहीं होने दूँगा। रोज़ उसे कहती है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो उसकी नहीं है, वो इस बात को क्यों समझ नहीं रहा है। वो बेकार में उसकी लाइफ़ बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। गोयन उसे कहता है कि मैंने कह दिया ना, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ही वाइफ़ बनने वाले हो, जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लो, उतना बेहतर होगा। ये कह के वो रोज़ को किस करने लगता है और रोज़ उसे मना कर रही होती है। क्योंकि अभी फैमिली इधर-उधर ही है और उसमें से किसी ने भी उन्हें देख लिया तो फिर पंगे हो जाएँगे। वो दोनों का रोमांस यहाँ पर चल ही रहा होता है कि दूसरी तरफ यहाँ पर जो फू की मॉम थी, वो गोयन के डैड के साथ उनका पर्स भूल गया था, तो वो ऊपर लेने के लिए आने लगती है। लेकिन वो रोज़ और गोयन को ऐसे किस करते हुए नहीं देख पाती है। रोज़ यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड होकर के जल्दी-जल्दी साइड हट जाती है। फू की मॉम गुस्सा करते हुए कहती है कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रही है? तो गोहिन से कहता है कि एक्चुअल में ग्रैंडमदर ने मुझे कहा है कि मैं रोज़ को घर छोड़ के आऊँ। अब इतनी रात को भला रोज़ अकेले कहाँ ही जाएगी, उसकी फैमिली तो अपनी कार से निकल गई। उसके डैड को ये चीज़ काफ़ी कॉमन लगता है और कहते हैं कि ठीक है, तो जाओ फिर उसे छोड़ कर के आओ। उसकी मॉम को लगने लगता है कि कहीं गोहिन और रोज़ के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है, जो कि वो इस तरीके से उसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो अब इस राज का पता लगाना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद गुयेन रोज को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो रोज को कहता है, एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो तो तुम मेरी तरह स्ट्रांग बनो। वो पूछती है मतलब कहना क्या चाहते हो? तो वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह गन चलाना सीखो। रोज को याद आता है उसने गोयेन का गन चोरी तो कर लिया था, कहीं वो इस बारे में तो नहीं कह रहा। अब वो जब उसे गन चलाना सिखाना चाह रहा था तो वो भी उसे सीखने में इंटरेस्टेड थी। क्योंकि वो जानती थी कि उसे सर्वाइव करने के लिए सीखना तो पड़ेगा ही। वो उसकी बातों पर हाँ में हाँ मिला देती है। गोयन उससे कहता है कि मैं कल सुबह तुम्हें रिसीव करने के लिए आऊँगा, जहाँ पर कि हम गन चलाना सीखने के लिए जाएँगे। तो वो रेडी हो जाती है और फिलहाल निकल कर के अपने घर पहुँचती है। अगली सुबह इस तरीके से गोयन रोज़ को रिसीव करने के लिए आया हुआ था। तो रोज़ कह रहे थे कि डैड मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, गोयन आया हुआ मुझे लेने के लिए। उसके बाद डैड जो थे चाह कर के भी इस बात को रोक नहीं सकते थे क्योंकि वो गोयन बहुत ही पावरफुल था। तो वो ओके बोल देते हैं। रोज़ वहाँ से निकलती है। जीजी और उसकी मॉम आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लड़की जिस तरीके से अपने ससुराल वालों का दिल जीतते जा रही है, आने वाले दिन में ये हमारा रास्ता भी कट करने वाली है। उससे पहले ही हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना कहीं अगर इसके घर वाले सच में इसकी शादी ऐसे फूस से करा दिए तो फिर हमारा तो रास्ता कट जाएगा ना, हमारे लिए तो पंगे ये हो जाएँगे। जीजी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रोज़ यहाँ पर फूस से शादी करे। जब रोज़ घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि गुवेन उसका इंतज़ार कर रहा है। रोज़ उसे कहती है तुम्हें इतने पास तक मुझे लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे घर वालों को डाउट होगा। गुवेन उससे कहता है डाउट होने दो, इससे मुझे क्या? वो रोज़ को कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एंटरटेन करना होगा। वो उसे अपने लैप पर बैठाता है और उसे किस करते हुए कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें गन चलाना सिखा रहा हूँ, तो बदले में तुम्हें अपना इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ना। रोज़ यहाँ पर उसे रोकती नहीं है क्योंकि वो सोचती है कि वो गोयन से गन चलाना सीख ले, क्योंकि बदमाश लोगों से लड़ने के लिए उसे गन चलाना तो आना ही चाहिए। जब वो दोनों उस प्लेस पर पहुँचते हैं तो गोयन यहाँ पे रोज़ को किस करते हुए कहता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें कभी भी
फू की वाइफ बनने नहीं देने वाला हूँ। ऐसा बोल कर के वो रोज़ को बता रहा होता है कि आगे और वो रोज़ को क्या-क्या सिखाने वाला है और गन कैसे चलाते हैं। रोज़ मन ही मन सोचती है कि गोयन से पीछा छुड़ाने के लिए अब उसके पास सिर्फ़ एक यही ऑप्शन है कि वो गन चलाना सीखे और जो भी लोग उसे बुली करे वो उसे शूट कर देगी। उसे खुद को अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग बनाना था अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए। गोयन समझ रहा था कि रोज़ कुछ न कुछ तो प्लान कर रही है, वो इतनी सिंपली कैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन वो जानना चाह रहा था कि रोज़ क्या प्लान कर रही है। इसके बाद रोज़ जब घर जाती है तो ग्रैंडमदर कह रही होती है कि यहाँ पर जो फू है वो कुछ ही दिनों में लौटने वाला है, तो वो जल्दी ही उन दोनों की शादी करा देंगे। ये देखती हैं उसकी मॉम यहाँ पर टालने का कोशिश करती है कि अगर उन दोनों की शादी हो गई तो फिर तो पंगे ही हो जाएँगे। यही सोचते हुए वो बहाना बना रही थी, उन्हें रोकने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन ग्रैंडमदर कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। गोवेन भी इस चीज़ के खिलाफ था कि फू की शादी यहाँ पर रोज़ से हो। कौन रोज़ को घर से निकालने के लिए फू की मॉम ये दिमाग लगाती है कि इन्हीं का एक मिलिट्री जनरल है जो कि एक्चुअल में बहुत ही रूथलेस है। उसकी बीवी एक्चुअल में बीमार चल रही है, वो बहुत ज़्यादा ही बीमार चल रही है ग्रैंडमदर की तरह ही। वो भी ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। वो रोज़ को कहती है कि क्यों ना रोज़ ने जब आपके ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया है तो हम रोज़ को वहाँ लेकर के जाएँ। अगर वो उसकी बीवी को ठीक कर सके तो कितनी अच्छी बात है। अब रोज़ को पता नहीं था कि एक्चुअल में वो जो जनरल है वो बहुत ही रूथलेस है और वो ये तो समझ रही थी कि फू की मॉम कुछ ना कुछ तो गेम ज़रूर ही खेल रही है, क्योंकि वो इतनी आसानी से तो उसको उसकी बीवी बनने नहीं देगी, चाहे जो भी हो जाए। वो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन वो यहाँ पर उसे मना नहीं कर रोज़ ये बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी कि वो इतनी आसानी से तो मानने नहीं वाली है। घर की शादी कराने के लिए वो कुछ ना कुछ तो गेम ज़रूर ही खेल रही है। इसी वज़ह से वो भी उनकी बात मान जाती है और बोलने लगती है कि हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आप लोगों की बात मान कर के उस इंसान से साथ मिलने जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं भी देखना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में वो इस तरीके से ठीक हो सकती हैं, नहीं। लेकिन गोयन जानता था कि औरत क्या चाल चल रही है और उसे डर था कि अगर किसी भी हालत में उस इंसान की वाइफ़ को कुछ हो गया तो वो यहाँ पे रोज़ को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला है। उसे पता था कि वो इंसान कितना ज़्यादा रूथलेस है और वो किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया करता है, जो भी उसकी वाइफ़ को हर्ट करने का कोशिश करती है। शुरुआत में तो वो मना कर रहा था कि नहीं, उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से जब वो हाँ कह देती है और उसकी जो मॉम थी वो भी उसे फ़ोर्स करती है कि नहीं, नहीं, चलना पड़ेगा ऐसे-वैसे करके, तो फिर वो बीच में नहीं आ सक रहा था। वो भी उनके साथ जाने का डिसाइड करता है कि अगर एक्चुअल में कुछ हो तो वो चीज़ों को यहाँ पर सँभाल सके। तो फिर वो लोग जो थे उसे नहीं रोकते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम भी चल लो हमारे साथ। ऐसा कहने के बाद वो ग्रैंडमदर, रोज़ और फू की मॉम चारों ही उस प्लेस के लिए निकल रहे होते हैं। यहाँ पर गोयन रोज़ को अपने लैप में खींच लेता है। बाहर यहाँ पर वो लोग ऐसे थे, अब उसे डर लग रहा होता है कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। वो गोयन पर गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गोयन उसे कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम कितना बड़ा रिस्क लेने के लिए जा रही हो? अगर उस लेडी को कुछ भी हो गया तो वो इंसान तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। रोज़ उसे कहती है, अब मैं अगर एक डॉक्टर हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा फ़र्ज़ है यहाँ पर अपने पेशेंट का ख़्याल रखना। मैं इस तरीके से मना नहीं कर सकती हूँ। चाहे जो भी होगा देखा जाएगा और मुझे मेरे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूँगी। ऐसा कह के वो सोच रही होती है कि वो सँभाल लेगी, चाहे जो भी हो जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे चल के बहुत ही ज़्यादा वाले पंगे होने वाले हैं और फिर जो भी होगा शायद वो सँभाल नहीं पाएगी। वो सोच रहा था कि नहीं, नहीं, वो कभी भी रोज़ को हर्ट नहीं होने देगा, वो सिर्फ़ उसकी वाइफ़ है और उसी के साथ रहेगी। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, ग्रैंडमदर उसे समझाती है, ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो हमारे वैसे तो अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ़ के आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं और अगर उसकी वाइफ़ को कुछ हो गया तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा सबसे गुस्सा करने लगेंगे। वो कहती है, डोंट वरी ग्रैंडमदर, मैं सब कुछ सँभालूँगी, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। फिर इस तरीके से वो लोग उस प्लेस के लिए निकलते हैं। वहाँ जाते समय रास्ते में यहाँ पे मदर ने रोज़ को कुछ-कुछ बताया हुआ था कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उनकी वाइफ़ को क्या-क्या प्रॉब्लम है और क्या-क्या बीमारियाँ हैं। तो वो समझ जाती है कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है।
वो उनसे जाकर के वहाँ पर मिलती है, उसकी कंडीशन एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा वाली बुरी थी। वहाँ जाते हैं वो लोग तो वो लोग सिम्पैथी दिखा रहे होते हैं। जो उस लेडी के हस्बैंड थे वो उनसे बात-वात कर रहे होते हैं कि देखिए ना इसकी तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें? हम इतने बड़े-बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, फिर भी कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जो उनकी बेटी थी वो बता रहे होते कि एक्चुअल में उसकी मॉम को खून की उल्टियाँ भी होती हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसकी मॉम को हुआ क्या है? वो लोग कहते हैं कि एक्चुअल में आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी तबीयत भी खुद ठीक नहीं चल रही होती है और मेरा ट्रीटमेंट एक्चुअल में हमारी होने वाली बहू ने किया था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और अगर आप लोग इसे एक बार चेक कराना चाहो तो चेक करा सकते हो। लेकिन उसका हस्बैंड इसके खिलाफ था और कह रहा होता है कि जो आज तक इतने बड़े-बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, आप लोगों को क्या लगता है कि वो रोज़ ठीक कर पाएगी? अब यही बात तो फू की मॉम सुनना चाह रही थी। वो कहती है आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वो यहाँ पर उसे फँसा रही होती हैं। उस लेडी का तो कहना था कि वैसे भी वो मरने ही वाली है और जो दूसरे डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए, तो वो ये ट्राई करना चाहती है कि क्या यहाँ पर जो रोज़ है, वो उसे ठीक कर सकती है या नहीं? वैसे भी तो कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। बहुत कहने के बाद, मेहनत मशक्कत के बाद जो उसका हस्बैंड था, वो रोज़ को उसकी वाइफ़ को चेक करने के लिए अलाउ करता है कि चेक करो कि आखिरकार उसकी वाइफ़ को प्रॉब्लम क्या है। पल्स चेक करते ही रोज़ यहाँ पर बता देती है कि आपकी वाइफ़ ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है और अगर आप लोगों ने इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो बच नहीं पाएगी। ये बात सुनते ही वो इंसान भड़क जाता है कि ये लड़की कैसी घटिया बातें कर रही है। मेरी वाइफ़ को ये मरने के लिए कह रही है। लेकिन रोज़ एक डॉक्टर थी और वो टू द पॉइंट आकर के बात कर रही होती है। वो लोग इसके बारे में सुनते ही नहीं है कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रही है। वो तो उसे ये समझा रही थी कि एक्चुअल में वो उसकी वाइफ़ को ठीक कर सकती है अगर वो लोग उसका प्रिस्क्रिप्शन ले और उसके कहे गए दवाओं को चलाए तो। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो लोग उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे डाँटने लगते हैं। रोज़ का कहना था कि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और जो दवा आप लोग उसे दे रहे हो वो देते रहे तो आपकी वाइफ़ ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। उनके इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो मारी जाएँगी। उसकी मॉम को यहाँ वापस से खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और यहाँ पर जो दवा लेकर के आया जाता है, रोज़ उस दवा को चेक करती है तो कहती है कि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट मिले हुए हैं, जो कि आपकी वाइफ़ की बीमारी को बढ़ाए जा रहे हैं। वो डॉक्टर को नहीं पता है कि इस टाइप की बीमारी को कैसे ट्रीट करते हैं। उस लेडी का हस्बैंड गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम कंट्री से आए हुई हो और तुम्हें मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं है। तुम शहर के टॉप डॉक्टर को इस तरीके से जज कर रही हो। चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे फैमिली वाले मेरे अच्छे दोस्त ना होते तो मैं तुम्हें यहीं खड़े-खड़े गोली से उड़ा देता, लेकिन दोबारा अगर मेरी वाइफ़ के बारे में तुमने कुछ भी इस तरीके से उल्टा-सीधा बोला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोज़ कहती है, "ठीक है, आपको मेरी बात नहीं मानी है, मत मानिए, आपको मेरा ट्रीटमेंट नहीं कराना, मत कराइए। लेकिन 2 घंटे के अंदर यहाँ पर आपकी वाइफ़ खून की उल्टियाँ करने लगेंगी और आप लोगों ने अगर मेरा दवा नहीं दिया, तो वो 4 दिनों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहने वाली है।" रोज़ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर के दे कर के आई थी, लेकिन गुस्से में आकर के उसका जो हस्बैंड था, वो प्रिस्क्रिप्शन को फेंक देता है और सोच रहा होता है कि रोज़ को बिल्कुल भी इस चीज़ का टैलेंट नहीं है। रोज़ और उसकी फैमिली को घर के बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर जाकर के फू की मॉम रोज़ पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पता है, तुमने ग्रैंडमदर को ठीक क्या कर दिया है, तुम अपने आप को बिल्कुल डिवाइन डॉक्टर समझने लगी हो। अगर इस इंसान की वाइफ़ को कुछ हो गया ना, तो वो हमारी फैमिली को छोड़ने नहीं वाला है। गोयन तो समझ रहा था कि फू की मॉम क्यों ही यहाँ पर रोज़ को लेकर के आई हुई है। ग्रैंडमदर को फू की मॉम कहती है, "चलिए ग्रैंडमदर मैं आपको घर पर लेकर के चलती हूँ, आप यहाँ पे रहोगी, तो आपका बीपी ऐसे बढ़ते ही रहेगा।" ग्रैंडमदर रोज़ से गुस्सा नहीं थी, लेकिन उसे फ़िक्र हो रहा था कि कहीं वो इंसान हमारी फैमिली से रिवेंज लेने के पीछे ना पड़ जाए। उनके जाने के बाद गुयेन रोज़ से पूछता है कि क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम उन्हें ठीक कर सकती हो? रोज़ कहती है हाँ, मेरा प्रिस्क्रिप्शन अगर वो लोग चलाएँगे तो वो लेडी ठीक हो सकती है। मुझे इस बात का रिग्रेट है कि वो लोग सुन नहीं रहे। गोविंद रोज़ को लेकर के जाता है। इधर उस लेडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और जैसा कि रोज़ ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही होता है। उसे खून की उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती है। अब ये दोनों बाप-बेटी को समझ में आता है कि रोज़ सही कह रही थी। उसकी मॉम को एक्चुअल में गलत दवा दिया जा रहा है। अब इस बात का रिग्रेट होती है, प्रिस्क्रिप्शन तो ख़राब हो चुका था, तो वो दोनों जल्दी-जल्दी रोज़ को ढूँढने के लिए उस घर के लिए निकलते हैं। इधर घर पर फू के डैड को उसकी वाइफ़ भड़का रही थी कि देखिए आपकी होने वाली बहू ने क्या गलती किया है। इस तरीके से वो उस फैमिली से पंगा लेकर के आई हुई है और वो लोग हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। उसके फादर इस बात से गुस्सा करने लगते हैं
और वो रोज़ को ही ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे कि रोज़ ऐसी गलती कैसे कर सकती है। कुछ ज़्यादा ही खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझने लगी थी जिसकी वज़ह से कि ये सब कुछ हुआ था। रोज़ यहाँ पर चुपचाप उन सब की बातों को सुन रही होती है कि वो लोग एक्चुअल में कह क्या रहे हैं। उसे पता था कि वो दोनों रोज़ को ढूँढते हुए वहाँ ज़रूर आएँगे। गुस्से में आकर के फूकी मॉम जानबूझ करके रोज़ को काल कोठरी में डलवाने का ऑर्डर दे देती है। रोज़ रिक्वेस्ट करती है कुछ देर रुक जाने के लिए, उसे उसके कहने का परिणाम मिलने वाला है। गोयन यहाँ पर रोज़ के साथ खड़ा होता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ मेरे रहते हुए कौन यहाँ पर रोज़ को हाथ लगाता है। तभी वहाँ पर वो दोनों बाप-बेटी आ जाते हैं, घुटने के बल हो करके रोज़ से माफ़ी माँगते हुए कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हें समझने में गलती हो गई। हमें लगा कि तुम एक कंट्री गर्ल हो और तुम क्या ही मेरी वाइफ़ को ट्रीट कर पाओगी, प्लीज़ कोई और प्रिस्क्रिप्शन लिख कर के दो, क्योंकि जो तुमने प्रिस्क्रिप्शन दिया था वो मेरी ही गलती से ख़राब हो गया और मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। रोज़ में कोई ईगो नहीं था, वो वापस से उनका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती। ये देख कर के सब शॉक हो जाते हैं। आज तक जिन लोगों को रोज़ के टैलेंट पर डाउट हो रहा था कि रोज़ गाँव से आई हुई है, उसे मेडिकल के बारे में भला क्या ही पता था, सब समझ जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर रोज़ सच में टैलेंटेड है और उसने उस लेडी को भी इस तरीके से ट्रीट करने का हिम्मत रखती है। और यहाँ पर वो उन्हें जल्दी-जल्दी प्रिस्क्रिप्शन लिख कर के देती है और दवा बनाने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। उसके जाते हैं यहाँ पर फू की मॉम पर गोयन के डैड बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम सब कुछ अभी खराबी करवाने वाली थी इस तरीके से। अगर मैं ऐसा कुछ कर देता तो तुम्हें पता है कि वो लोग मुझे छोड़ते नहीं। रोज़ इतनी अच्छी लड़की है। फिर वो जा कर के दवा वग़ैरह बनाती है, जहाँ पर कि उस लेडी को वो दवा पिलाया जाता है। वो एक्चुअल में काफ़ी शुक्रगुज़ार थी कि रोज़ यहाँ पर वापस से उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आ गई। दवा वग़ैरह देने के कुछ देर बाद यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा महसूस करने लगती है। रोज़ उन्हें समझाती है कि आपको 2 महीने तक ये दवा चलाना है, घर का खाना खाइए, टहलिए वग़ैरह और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। बाहर का खाना आपको नहीं खाना और इस दवा के अलावा आपका कोई और दवा नहीं चलने वाला है। जब उसकी वाइफ़ ठीक हो सकती है, ये बात उसका हस्बैंड सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। और बदले में यहाँ पे रोज़ को पैसे वग़ैरह ऑफ़र करने लगता है। लेकिन रोज़ यहाँ पर पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं-नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फ़र्ज़ है पेशेंट का जान बचाना। मैं भला आपसे पैसे इस चीज़ के लिए कैसे ले सकती हूँ? मेरे मास्टर ने मुझे चाइनीज़ मेडिसिन सिखाया था और मैं ट्रीटमेंट कराने के पैसे नहीं लेती। उसका डैड और ज़्यादा रोज़ से इम्प्रेस हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की कभी नहीं देखी। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मेरे पास तुम आ सकती हो, मैं ज़रूर ही तुम्हारा मदद करूँगा। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो रोज़ एक्चुअल में गोयन को थैंक्स बोलती है और कहती है, ऐसे सिचुएशन में तुमने मेरा सपोर्ट किया, मेरा भरोसा किया जहाँ सब मेरे खिलाफ थे। गोयन उससे कहता है कि बस वर्बल थैंक्स बोलने से क्या होगा। वो रोज़ को अपनी गोद में बिठाता है, उसे किस करता है और कहता है, अगर तुम सच में मेरे लिए थैंकफुल हो तो फू के साथ अपना एंगेजमेंट कैंसल कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे भी उसकी वाइफ बनने नहीं देने वाला हूँ। लेकिन रोज़ कहती है, ये नहीं हो सकता है, बदले में तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो यहाँ पर गुयन को कहती है उसे कार चलाना सीखना है। वो पूरी तरीके से फुल्ली स्किल्ड होना चाहती थी। गुयन उसे कार चलाना सिखाता है तो उसे उतने ढंग से नहीं चला पाती है और कार उसका दीवार से टकराने वाला था। गुयन कहता है, छोड़ दो, तुम बहुत ही घबरा रही हो। रोज़ कहती है, नहीं, ज़िंदगी के प्रॉब्लम से भागने से नहीं होगा, मुझे सीखना है और प्लीज़ मुझे सिखाओ। गुयन समझ जाता है कि वो डिटरमाइंड है, उसे कार सीखना ही है। वो उसे कहता है, ठीक है, एक बार में एक, पहले तुम अपना जो है गन चलाना अच्छे से सीख जाओ, इसके बाद फिर मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊँगा। रोज़ यहाँ पर गोयन की बात मान जाती है। गोयन को लगने लगता है कि वो ओबीडिएंट हो रही है या ओबीडिएंट होने की एक्टिंग कर रही है। ये तो जानना पड़ेगा। और कहानी का ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना। कहानी अच्छी लग रही होगी तो इस मस्त-मस्त वाले हीरो-हीरोइन के रोमांस के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन जब भी इस चैनल पर आए तो आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाले ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।